डेस्टिनेशन वेडिंग, तो ये नाम सुनते ही जिन लोगों की शादी नहीं हुई है सबको ऐसा लगता है कि यार हमारी भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए। और जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं कर पाए तो उनको भी लगता है कि अगर हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई होती तो फिर तो मज़ा ही अलग होता। तो ऐसे ही मेरा भी मन था डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, और बहुत सालों से मेरा मन था कि त्रिजुगनारायण मंदिर में मैं अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करूं, और ये सपना भी मेरा पूरा हो गया था 25 अप्रैल 2025 को। और जब से मैं वहाँ से शादी करके आया हूँ और मैंने अपनी शादी की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल सुयश असवाल पे डाली हैं, तब से मुझे लगातार हर दिन मैसेज आने में लगे हैं कि आपने कैसे शादी करी वहाँ पे, मतलब प्रोसीजर क्या था और कितने लोग वहाँ ले जा सकते हैं, वहाँ पे होटल कैसे हैं, और साथ में वहाँ पे शादी के रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे सवाल मेरे से पूछे जा रहे थे और काफ़ी दूर दूर से लोगों ने सवाल पूछे हैं, जैसे मुंबई से, बेंगलोर से, बंगाल से, मतलब हर इंडिया के हर जगह से मेरे को ये सवाल आए हैं। तो आज की वीडियो में मैं सारी जो दुविधाएं हैं लोगों की और जो माइंड में सवाल है उनके कि क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, तो वो सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। और बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि जिससे आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है सुयश असवाल और मैं उत्तराखंड के कोटद्वार शहर का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो आप सबके माइंड में आ रहा होगा वो ये है कि त्रिजुगनारायण में शादी करने के लिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या है, तो मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ आपको जो मैंने फॉलो किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर आ रहा होगा, आपको उस नंबर पे कॉल करना है, और जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो त्रिजुगनारायण में एक पंडित जी हैं उनका नंबर है। तो आप उनको कॉल करके बता सकते हैं कि आपको इस महीने में, मतलब साल के इस महीने में शादी करनी है। तो फिर वो आपको उस महीने की तारीखें बता देंगे कि जैसे 5 तारीख को अच्छा मुहूर्त है शादी का, 10 तारीख को अच्छा मुहूर्त है शादी का, 15 तारीख को अच्छा मुहूर्त है शादी का। उसके बाद फिर आपको अपने आप एक तारीख चूज़ करनी है। जैसे कि हमको जो डेट्स दी गई थी वो 20, 21, 22, 24, 25, 28 और 30 अप्रैल की दी गई थी, जिसमें से हमने 25 अप्रैल 2025 की डेट चूज़ करी। तो ऐसे ही आपको भी डेट्स दी जाएंगी, उसमें से आपको एक डेट चूज़ करनी है। या फिर अगर आपको कोई परिवार का कोई पंडित जी है जिसने आपको एक डेट दे दी है कि भाई ये डेट है, आपको इसी डेट पे शादी करनी है, क्योंकि कई लोगों का मानना रहता है कि हमारे जो परिवार के पंडित जी हैं उन्होंने एक डेट दे दी है और अब हम इसी डेट में करेंगे शादी। तो आप वो डेट डायरेक्टली, जो मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको कॉल करके डायरेक्ट एक डेट बता दो कि भाई ये हमारे पंडित जी ने ये डेट दे रखी है तो हमको इसी डेट पे शादी करनी है। तो फिर आपकी उस डेट पे भी शादी हो जाएगी। और जब डेट फाइनलाइज हो जाएगी कि हाँ भाई इस डेट पे शादी करनी है, तो फिर पंडित जी आपका मंदिर में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। मतलब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ गए फिर रजिस्ट्रेशन कराया। जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप वहाँ से डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये आपके लिए एक बढ़िया सुविधा रहेगी। और फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो आपको व्हाट्सएप में स्लिप दे देंगे कि भाई ये स्लिप है और अब आप इस तारीख को शादी करने के लिए आ जाना। अब आपके माइंड में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये सुयश ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रखा पंडित जी का, उनको कॉल करेंगे और फिर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इसमें कुछ पैसे भी लगेंगे, कुछ फीस लगेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी शादी संपन्न नहीं हो जाती तब तक आपको कहीं भी कोई भी पैसा नहीं देना है। हाँ, अगर होटल आप बुक करा रहे हो तो होटल का आपको एडवांस देना पड़ेगा, लेकिन मंदिर में जब तक आपकी शादी संपन्न नहीं हो जाती, जब तक आपकी शादी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको एक भी रुपये नहीं देना है। और साथ में एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं हर जगह के अलग अलग पंडित जी हैं। जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, तो उत्तराखंड में मैं जिस ज़िले में रहता हूँ पौड़ी गढ़वाल में, तो पौड़ी गढ़वाल के वहाँ पंडित जी अलग हैं। टिहरी गढ़वाल का अगर कोई आता है वहाँ शादी करने के लिए तो उसके पंडित जी अलग हैं। चमोली का कोई आता है तो चमोली के पंडित जी अलग हैं। हिमाचल से अगर कोई आता है तो हिमाचल के पंडित जी अलग हैं। महाराष्ट्र से कोई आता है तो महाराष्ट्र के लिए वहाँ पे अलग पंडित जी असाइन हो रखे हैं। तो जो नंबर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप उस नंबर पर कॉल करेंगे और उन पंडित जी को बताएंगे कि मैं इस एरिया का हूँ, तो फिर वो आपको आपके एरिया के पंडित जी से बात करवाएंगे और फिर वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसे मैं पौड़ी गढ़वाल का हूँ तो मेरी जितनी भी बातचीत हुई है वो हुई है अखिलेश भट्ट पंडित जी से, तो मेरी पूरी शादी उन्होंने करवाई थी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में एक सवाल और सबके माइंड में होता है कि कितने गेस्ट हम ले जा सकते हैं त्रिजुगनारायण मंदिर में। तो ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको 20 लोग ले जाने हैं, आपको 50 लोग ले जाने हैं, आपको 100 लोग ले जाने हैं। आप ले जाने के लिए आप कितने भी लोग ले जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप अब मैं अगर लड़का हूँ, लड़के वाले अगर मैं 100 लोगों को ले गया और लड़के वाले भी 100 लोगों को ले गए तो टोटल 200 लोग हो गए। तो 200 लोग एक साथ मंदिर में अगर खड़े हो गए तो इतनी स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर अकेले मेरी शादी हो रही है
तब तो वहाँ पे स्पेस हो जाएगी 200 लोगों के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पे शादी करने के लिए जाऊँगा तो मेरे साथ साथ वहाँ पे 4-5 शादियाँ और हो रही होती हैं एक टाइम पे। मतलब अगर एक दिन की बात ली जाए तो एक दिन में तो कम से कम 12 से 15 शादियाँ होती हैं नॉर्मल दिनों में, और अगर शुभ दिन है कोई तब तो 30 से 35 शादियाँ होती है एक दिन में। तो जिस मोमेंट पे मेरी शादी हो रही है उस मोमेंट पे वहाँ पे 3-4 शादियाँ और हो रही होती हैं। तो अगर हर कोई वहाँ पे 200-200 लोग ले आएगा तो फिर तो आप सोच सकते हो कि वो छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे इतने लोग नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए जितना कम हो सके, जितने आपके क्लोज्ड परिवार है सिर्फ आप उनको ले जाएँ, या फिर जो आपके क्लोज्ड फ्रेंड्स है सिर्फ उनको ले जाएँ। ऐसे ज़्यादा लोग अगर ले जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर मेरी बात की जाए तो मैं अपनी तरफ से 30 लोग ले गया था, और जिनसे मेरी शादी हुई है वो अपने परिवार से 30 से 35 लोग ले गए थे। टोटल हमारे 60 से 65 लोग थे। लेकिन अगर आपका परिवार ज़्यादा है तो आप ले जा सकते हो, लेकिन बस वही है कि वहाँ पे खड़े होने में आपके परिवार वालों को दिक्कत होगी, तो वो बाद में कहीं कंप्लेन ना करे कि यार हमें ढंग से दिखी नहीं शादी, हमें वो मज़ा नहीं आया। तो इसलिए जो ज़्यादा कंप्लेन करता है आप उन लोगों को अवॉइड करें। बाकी जिस परिवार वाले को दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनको आप आराम से वहाँ पे ले जा सकते हैं। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपकी कोई अलग रस्म है तो वो आप पंडित जी को पहले ही बता देना कि भाई हमारी एक ऐसी रस्म है जो हमें करनी ही करनी है, तो वो पंडित जी आपकी रस्म करवा देंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने मन से सोच के चल रहे हैं कि वहाँ जाएंगे और पंडित जी वाली रस्म तो करेंगे ही करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 1-1.5 घंटे के अंदर पूरी शादी संपन्न करनी होती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक दिन में वहाँ पे मिनिमम 10 से 15 शादियाँ होती हैं, तो ज़्यादा रस्में नहीं करी जा सकती वहाँ पे, ज़्यादा लंबा टाइम एक इंसान पे, एक शादी पे नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए अगर कोई एक स्पेसिफिक रस्म है जो आपको इम्पोर्टेंट है तो वो आप वहाँ पे पंडित जी को बता सकते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, तो ये आप करना ज़रूर, तो वो बिल्कुल करेंगे फिर पंडित जी। और साथ में रही बात प्रोसेस की कि शादी कैसे की जाती है, तो अगर आप अपने जिस शहर से अगर आप वहीं हल्दी करके आ रहे हैं, वहीं मेहंदी करके आ रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन अगर आपका मन है कि आप त्रिगुणारायण में ही हल्दी भी करेंगे, मेहंदी भी करेंगे, तो मंदिर में तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। मंदिर में सिर्फ शादी होती है, और शादी कहें तो सिर्फ फेरे और जयमाला होती है। इसके अलावा अगर आपको हल्दी और मेहंदी करनी है तो वह आप जिस होटल में रुके हुए हैं वो सब कार्यक्रम होटल में होंगे। और जैसे कि मैं कह रहा था कि जब मेरी शादी हो रही थी तो उस मोमेंट पे वहाँ पे 4-5 शादियाँ और हो रही थी। अब आपके माइंड में होगा कि ऐसे कैसे मैनेज कर रहे होंगे 4-5 शादियाँ। तो मैनेजमेंट ऐसा है कि मंदिर, जैसे मंदिर है बीच में, तो उसी का जो प्रांगण है वहाँ पे 3 मंडप और है, तो तीनों मंडपों पे शादियाँ हो रही थी। और बाकी जो दो शादियाँ और होनी थी वो अपना वेटिंग लिस्ट पे खड़े हुए थे कि चलो जब इसकी हो जाएगी तो ये हटेगा इस मंडप से और फिर मैं इस मंडप पे शादी करूँगा। और उन 3 मंडप में भी जो एक मंडप ऐसा है जहाँ से जो मंदिर का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप वहाँ पे वेडिंग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं अपना, तो फेरे लेते समय वहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। तो मैं जब शादी करने जा रहा था तो उस टाइम पे मुझे वो वाला मंडप नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे लाइन पे लगे हुए थे कि हम इस मंडप पे कराएंगे। लेकिन लकीली आधा घंटा हमने भी वेट किया, उसके बाद आधे घंटे बाद पता नहीं क्या हुआ, जो शादी पहले हो रही थी मेरे से, उसके बाद जिसने आना था उस फैमिली में कुछ दिक्कत हुई, तो वहाँ पे दुल्हन आई नहीं टाइम से। तो पंडित जी ने हमको बोला कि चलो तुम फटाफट अपनी शादी संपन्न कराओ। तो फिर हम फटाफट मंडप पे बैठ गए। तो इसलिए ये लक हमारा अच्छा रहा कि जो मंडप मेरे को चाहिए था पहले से, मेरे को वो मंडप मिल गया। तो ऐसे ही आपको भी वेटिंग पे खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ पे कि चलो भाई जब तक वो मंडप खाली नहीं होता तो तब तक हमको या आपको भी वेट करना पड़ेगा वहाँ पे। अब एक और सवाल होगा आप सबके मन में, टाइमिंग का। तो इस टाइमिंग को लेके बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, जब हमारी डेट फाइनल होती है, उसी टाइम पे हमें टाइम भी मिलता होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें टाइम जब हमारा शादी वाला दिन होगा उसकी सुबह आपको पंडित जी को कॉल करके बोलना है कि भाई हम, अगर आपकी हल्दी है सुबह, तो जैसे हमारी हल्दी थी 9 बजे की, सुबह 9 बजे की, तो हमने सुबह 9 बजे हल्दी शुरुआत करी और 12 साढ़े 12 तक हमारी हल्दी संपन्न हो गई थी। फिर हमने लंच किया, फिर उसके बाद हमने पंडित जी को कॉल किया कि पंडित जी अब हम 1 बजे फ्री हो गए हैं, हम सब रेडी हो चुके हैं, अब आप बताइए कि हमें कितने बजे आना है। तो उन्होंने बोला था कि आप 2-2:30 बजे के करीब मंडप में पहुँच जाना और वेट करना वहाँ पे थोड़ी देर। तो जैसे ही उस समय जो शादी चल रही होगी वो जैसे संपन्न होंगे तो आपको बैठा देंगे। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट करना है। आप पहले से जब रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम पे आपका टाइम डिसाइड नहीं होगा। और जो सबसे बेस्ट टाइम है शादी का वो सुबह रहता है, क्योंकि सुबह सबसे कम लोग रहते हैं शादी करने के लिए। और आपके माइंड में एक और सवाल होगा कि सुबह शादी कितने बजे से शुरू हो जाती है। तो सुबह 8 बजे से शादियाँ शुरू हो जाती हैं और शाम के 4 बजे तक शादियाँ चलती रहती हैं। तो 4 बजे से पहले आपको मंडप पे पहुंचना है। अगर आप 4 बजे से थोड़ा भी लेट हो गए
या अगर आप 3:30 बजे भी मंदिर में पहुंच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी शादी हो जाएगी, तो बहुत कम चांसेस है कि उस दिन फिर आपकी शादी हो पाए। क्योंकि अगर आप 3:30 बजे पहुंचेंगे तो जो तीनों मंडप है वो तो वहाँ पे तो शादी चलती रहेगी। अब आप थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर 4 बजे से ऊपर टाइम चला गया तो फिर आपकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही मुहूर्त रहता है त्रिगुणारायण मंदिर में शादी का। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह सुबह शादी कर लें। हल्दी एक दिन पहले कर लें, या फिर हल्दी अपने शहर में कर लें, या फिर अगर अपने शहर में नहीं करनी है हल्दी तो जहाँ आपने होटल ले रखा है वहाँ पे हल्दी करें। फिर अगले दिन सुबह सुबह आप शादी के लिए चले जाएँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर जाएंगे तो बढ़िया आपकी शादी हो जाएगी, अच्छे से सारे रस्में हो जाएगी। क्योंकि सुबह बिल्कुल भी रश नहीं रहता है। अगर 8, 9, 10, 11 बजे के करीबन जाएंगे तो आपको बिल्कुल कम वहाँ पे लोग मिलेंगे शादी के लिए। और अगर आप 12 बजे के बाद जाएंगे तो फिर तो, जैसे मैं अभी 2 बजे गया था शादी के लिए, तो फिर तो बहुत भीड़ मिलेगी, आपको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद जब पूरी शादी संपन्न हो जाती है फिर पंडित जी आपको ले जाएंगे। वहाँ पे एक मंदिर के सामने ही एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है, तो वहाँ पे आपको ले जाएंगे और वहाँ पे एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपकी शादी यहाँ पे माता पिता के साथ संपन्न हो चुकी है। तो कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है हमें मंदिर से। तो इसमें लड़के वालों की तरफ से 3 लोगों के साइन होते हैं और लड़की वालों की तरफ से 3 लोगों के साइन होते हैं। मतलब जो गवाह हैं कि हाँ भाई ये हमारे परिवार का लड़का है और ये हमारे परिवार की लड़की है, तो हमारे सामने इनकी शादी हुई है। और लड़का लड़की की जब शादी हो रही है तो उस समय उनके माँ बाप होना ज़रूरी है। और अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो उनका कोई चाचा, ताऊ, मतलब कोई बिल्कुल खास जो रिश्तेदार है वो होना पक्का ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अपने किसी दोस्त को ले गया और लड़की किसी दोस्त को ले आई और बोला कि ये हैं हमारे दोस्त और इनके ये हमारे गवाह हैं और हमारी शादी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपके बिल्कुल ख़ास रिश्तेदार होने चाहिए और उनके दस्तखत होंगे फिर इस सर्टिफिकेट में। और ये सर्टिफिकेट फिर हमको दिया जाएगा कि भाई ये आपकी शादी हो चुकी है। और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है एक, जो हमें अब दिखाना है कोर्ट में, और फिर हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये नहीं मिला आपको वहाँ से तो फिर आपका कोई मतलब शादी आपकी मान्य नहीं है। साथ में अब रही होटल की बात, तो जो हमने होटल लिया था वो त्रिगुणारायण में ही लिया था। कई लोग प्रेफर करते हैं कि सोनप्रयाग में होटल ले लें, क्योंकि सोनप्रयाग में जो फैसिलिटी है होटल की वो काफ़ी अच्छी हैं। कोई सीतापुर में लेता है, कोई सोनप्रयाग और त्रिगुणारायण के बीच में कुछ काफ़ी अच्छे होटल है वहाँ पे लेता है। लेकिन अगर आप वहाँ लेते हैं तो आपका बजट शादी का काफ़ी ऊपर चले जाएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे 2 दिन के लिए रुकेंगे उस होटल में, वहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच होगा, फिर इवनिंग स्नैक्स होगा, फिर डिनर होगा, और इन सब के साथ साथ फिर वो आपसे डेकोरेशन का भी चार्जेस लेंगे, फिर वो आपसे डीजे का भी चार्ज लेंगे, फिर वो आपसे ढोल दमाओं का भी चार्ज लेंगे, फिर वो आपसे जो मांगल में लेडीज़ आती हैं उसका भी चार्ज लेंगे। भले ही ये मांगल में जो लेडीज़ आती हैं और ढोल दमाओ ऑप्शनल रहता है, पर ये सब भी उनके पूरे जो उन्होंने एक पैम्पलेट बना रखा है सारे होटल वालों ने कि ये अगर आपको जो जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका बजट आएगा। तो अगर सोनप्रयाग और सीतापुर यहाँ पे जो अच्छे होटल हैं, बड़े बड़े होटल हैं, अगर वहाँ पे आप बजट देखा जाए तो जो हम गए थे वहाँ पे तो 60 लोगों के हिसाब से हमने वहाँ पे पूरा एक अपना प्लान बताया था उनको। तो उसका उन्होंने बजट बताया था 6 से 7 लाख रुपए। तो ये पूरा मतलब हमारे शादी का पैसा लग रहा था 6 से 7 लाख रुपए। इसमें मतलब डीजे भी है, इसमें मांगल लेडीज़ भी हैं जो हल्दी के टाइम रहेंगी, इसमें हमारा न्यूतेर भी था, मतलब जिसमें मेहंदी होनी थी, इसमें हमारी हल्दी भी थी, और इसी में ही जो मंदिर में पूजा होगी वहाँ पे जो भी खर्चा आएगा वो भी इसी 6 से 7 लाख के बीच में जो उन्होंने पैकेज बनाया था उसी में इंक्लूड था, मंदिर की पूजा भी। क्योंकि मंदिर में अप्रॉक्स आपके 30 से 35 हज़ार रुपये लगते हैं। आपको अलग अलग जगह अलग अलग पंडित जी को पैसे देने होते हैं, तो 30 से 35 हज़ार रुपये ब्योला और ब्योली की फैमिली के लगते हैं, मतलब कंबाइन लगते हैं 30 से 35 हज़ार रुपये। तो ये सब 6 से 7 लाख रुपए में हमारी शादी संपन्न हो रही थी बढ़िया करके। लेकिन ये बजट हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत ऊपर था, तो हम चाह रहे थे कि और थोड़ा कम हो। तो हम 1-2 होटल में और गए सोनप्रयाग, लेकिन 6 लाख से नीचे कोई भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हम त्रिजुगनारायण गए, और त्रिजुगनारायण में भी हमने काफ़ी सारे होटल देखे। तो वहाँ पे जो होटल हैं जो त्रिजुगनारायण मंदिर के बिल्कुल पास में है, वो होटल थोड़े रीज़नेबल हैं। मतलब वहाँ पे आपकी जो शादी है वो 2 लाख के अंडर हो जाएगी अच्छे से संपन्न। तो फिर हमने एक वहाँ पे होटल पक्का किया और वहाँ पे हम एडवांस दे के भी आए, और जिस होटल का नाम है होटल कन्हैया। ये त्रिजुगनारायण के बिल्कुल बीच में पड़ता है और काफ़ी अच्छा होटल है। जो ओनर है वहाँ के कन्हैया ही है भैया का नाम, तो कन्हैया गैरोला है उनका नाम। तो बहुत बढ़िया उन्होंने हॉस्पिटैलिटी दी, बहुत बढ़िया खाना था वहाँ पे। तो अगर आपको भी बजट में करनी है जैसे मैंने शादी करी है तो आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करना। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और स्क्रीन में भी आ रहा होगा। साथ में जो हमारा खर्चा आया कन्हैया होटल में वो 1.5 से 2 लाख के बीच में था। मतलब जितना भी डीजे हो गया, ढोल दमाओ हो गया, सब चीज़ उसमें इंक्लूड थी।
तो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा कन्हैया होटल में, और जितना मेरा बजट था उसमें शादी हो गई थी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ रही। तो अगर पूरा बजट देखा जाए तो बस का किराया हटा के, क्योंकि हम कोटद्वार से त्रिगुणानैन तक बस में गए थे, तो बस का किराया हटा के, और जो हमने कैमरामैन किया था वो भी मैंने अपना ही किया था यहाँ से, अपने शहर से ही, तो उन दोनों चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो हमारी जो शादी है वो 2 लाख में संपन्न हो गई थी, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2,10,000 या 2,20,000 में संपन्न हो गई थी। लड़के वालों की और लड़की वालों की मिला के बता रहा हूँ, 2,20,000 आप लेके चल सकते हैं। तो इस बजट में मैंने शादी करी है त्रिजुगनारायण मंदिर में। करने के लिए तो आप देखो 10 लाख की भी करा सकते हैं, 15 लाख की भी करा सकते हैं, आप पे जितना पैसा आप दे सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे को बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड बजट था मेरा, इसलिए मैं बहुत कम अपने दोस्तों को भी ले गया था वहाँ पे, ज़्यादा दोस्त नहीं ले गया था मैं। तो इसलिए अगर आपको भी डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए अपनी, और जो मैंने बजट बताया आपको 2 लाख के अराउंड, तो बिल्कुल आप जैसा मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी शादी भी 2 लाख के अराउंड में करा सकते हैं। तो बस फिलहाल इस व्लॉग का समापन यहीं पे करेंगे, और बाकी अगर आपके और भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ज़रूर, और अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ना आए तो मेरी इंस्टा आईडी है द सुयश असवाल, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, तो वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो आपके जितने भी सवाल हैं उसके जवाब देने के मैं कोशिश करूँगा। तो बस इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, जय श्री राम।